ओके बच्चा पार्टी वी विल बी डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इंट्रोडक्शन फर्स्टली, व्हाट इज द टॉपिक रिगार्डिंग स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड, एनीबॉडी, एनी आइडिया? अपार्थाइड मतलब जैसे हमारे इंडिया में द डिस्क्रिमिनेशन इज विद रिगार्ड्स टू कास्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में स्किन कलर के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। अभी भी अगर आप यूपी के एकदम गांव वगैरह में चले जाओगे तो पहले आपसे पूछेंगे क्या नाम है आपका, फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कौन जात के हो, है ना। ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होता है। तो कास्ट का प्रायोरिटी है हमारे, ठीक है। वहां पे स्ट्रगल है या डिस्क्रिमिनेशन है ऑन स्किन कलर। ब्लैक्स वेर एक्चुअली प्रोहिबिटेड, तो ये अपार्थाइड है। टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे साउथ अफ्रीका एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है, तो क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजों को भाई साहब हमको देखना है, ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशंस गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब देखो एक डिजाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के हिसाब से नेशन का लीगल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नेशंस गवर्नेंस, एक नेशन का जो गवर्नेंस है, ठीक है, एंड लीगल फ्रेमवर्क, उस पे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। It refers to the process of creating, drafting and adopting a constitution that serves as the supreme law of the land. ठीक है, वो जो पर्टिकुलर लैंड है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है या कंट्री है, उस पे कौन से लॉज होंगे जो गवर्निंग होंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द लॉज दैट वुड बी गवर्निंग, जस्ट वन मिनट। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मतलब आपके इस डिजाइन पे ही पूरा देश चलता है, एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, राइट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का जो भी फंडामेंटल वैल्यूज है, राइट्स है, वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करता है, ठीक है। जैसे किसी गेम को खेलने के पहले उस गेम के रूल्स सेटअप होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली सेटअप, ओके। अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड का सिस्टम था, अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ओपनली लिखा रहता था व्हाइट्स ओनली, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन या बसेस में लिखा रहता था ओनली कंपार्टमेंट फॉर व्हाइट्स, ऐसा था, ठीक है। ओपनली लिखा रहता था, ऐसा भी लिखते थे लोग, नो ब्लैक्स अलाउड, ठीक है, वी ऑल ब्लीड द सेम कलर। तो ये सब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, ठीक है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम थे और ये डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। लोग मतलब धकाल के बाहर कर देते थे, कोई ब्लैक अगर किसी रेस्टोरेंट में आ गया तो उसको धकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है। किसी ने मूवी देखी है गांधी?
Gandhi basically was in South Africa and he was a champion of the case of apartheid. उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के लिए फाइट किया था अपार्थेड कॉज के लिए। और गांधी मूवी में जो फर्स्ट सीन है वो ये है कि वो लॉयर थे वहां पे और एक व्हाइट्स के ट्रेन में से उनको धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो द सेम थिंग हैपेंड विद गांधी बिकॉज ही वाज आल्सो ब्लैक। ठीक है, ऑल्दो नॉट अ नीग्रो बट ही वाज आल्सो अ ब्लैक। अपार्थेड का सिस्टम था ये। ठीक है, देखो जैसे ऐसे बेंच में ऐसा लिखा रहता था यूरोपियंस ओनली, और यूरोपियंस में ब्लैक्स को नहीं मानते थे, अफ्रीकन को या साउथ अफ्रीकन को कंसिडर ही नहीं करते थे। ऐसे बेंचेस में जहां पे आप सीधा जाकर बैठते हो वहां पे भी ऐसा लिखा रहता था यूरोपियंस ओनली। इस तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपार्थेड और ये बहुत सालों तक चला। अट्रैक्शन तो अ रिच नेशन, ठीक है, अ रिच नेशन अट्रैक्शन फॉर यूरोपियंस एंड दे मेड इट देयर कॉलोनी। तो यूएस जो रिच नेशन था, ठीक है, अफ्रीका भाई साहब एक रिच नेशन था। तो अफ्रीका में क्या हुआ, लोग आने लगे दूर दूर से। प्रॉब्लम ये था कि अफ्रीका के जो लोग थे वो गोल्ड और डायमंड पे बैठे हुए थे लेकिन उनको नॉलेज नहीं था। ठीक है, वो मतलब बहुत पिछड़े वर्ग के थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जो बाहर के लोग थे जैसे अमेरिकन, यूरोपियंस, इन लोगों ने देखा भाई साहब अफ्रीका में तो भरमार है नेचुरल रिसोर्सेज की, ये सब लोग बाहर से आने लगे और यहाँ पे इन्होंने अपने माइंस सेटअप किए, अपने फैक्ट्रीज लगाए और यही अफ्रीकन से ही काम करवाकर रातों रात ये मिलियनेयर्स बन गए। ठीक है, ऑल दीज माइंस वे सेटअप। अफ्रीका वाले जो उनके लिए गोल्ड और डायमंड निकाल रहे थे उनको मालूम ही नहीं था ये गोल्ड और डायमंड है क्या और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है। तो इसी तरह से सालों साल शोषण चलता रहा। ठीक है, ये बाहर के लोग आते थे, उनसे ही काम करवाकर उनका धन लूट कर लेकर जाते थे। अफ्रीका बिकेम मोर एंड मोर पुअरर। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब ये बाहर के लोग आए तो उन्होंने अफ्रीकन से काम करवाया और इन्होंने देखा अफ्रीकन अच्छा काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, बिल्ड भी इनका अच्छा है, वैसा भी मेहनत कश लोग हैं। तो उनसे ही उनका इंप्रेशन बन गया भाई ये सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, दे कैन नॉट राइज अप इन द सोसाइटी। और यही मेंटालिटी से धीरे धीरे अफ्रीका में लोग आकर बसने लगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वाज। द व्हाइट यूरोपियंस imposed दिस पॉलिसी ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका एंड डिवाइडेड पीपल। तो ये व्हाइट लोग वहां पर आए और इन्होंने ये अपार्थेड की पॉलिसी लगाई। ठीक है, भाई जो लोग ब्लैक्स होंगे या कलर्ड होंगे या इंडियंस होंगे उनसे हम मेहनत का काम करवाएंगे। ठीक है, ये खेतों में काम करना, मजदूरी का काम करना, ये सारा काम वो करेंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस स्किन हैज अ ब्लैक कलर। ठीक है, ओके। ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका वेर ब्लैक इन कलर। तो जितने भी नेटिव्स थे दे वर ब्लैक इन कलर, कंप्राइज 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड वेर सब्जेक्टेड टू सेग्रीगेशन। तो ये जो ब्लैक पॉपुलेशन था ये 3/4 था। ठीक है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब कैसा है भाई साहब, ये पूरा 3/4, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका का ब्लैक था लेकिन उनको फिर भी सेग्रीगेट कर दिया गया एंड वेर सब्जेक्टेड टू सेग्रीगेशन। ठीक है, दे वर ऑल सेग्रीगेटेड। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन एरियाज वेयर द व्हाइट्स रिसाइडेड। तो व्हाइट्स की अलग कॉलोनीज होती थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट्स ही रह सकते हैं, ब्लैक्स नहीं रह सकते। दे वर नॉट अलाउड टू स्टे देयर। ठीक है, रिक्वायर्ड परमिट टू वर्क इन व्हाइट एरियाज। अगर व्हाइट एरिया में आपको काम करना है तो आपको परमिट चाहिए। नो वोटिंग राइट्स, ये ब्लैक्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता था। ठीक है, कुड नॉट विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप। चर्चेस में भी वैसा अलाउड नहीं था। ठीक है, चर्च वो कैथलिक हैं, वो क्रिश्चियन है लेकिन फिर भी चर्च में अलाउड नहीं थे ब्लैक्स। ठीक है, एक एक इस पे एक जोक है कि एक बार एक जो आपका प्रीस्ट है चर्च का, क्या भाई साहब टाइम क्या है, 20 मिनट लेट। तो दिस चर्च का जो प्रीस्ट था, ठीक है, वो एक बार भाई साहब मार्केट में गया और एक निग्रो मिला उसको। ठीक है, तो निग्रो ने बोला मुझे ना भगवान से मिलना है, भगवान क्या है ये जानना है, तो मुझे चर्च में आना है। तो ये जो प्रीस्ट थे इन्होंने बोला कि भाई तुम तो ब्लैक हो, तुमको तो अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन भगवान से क्यों नहीं मिल सकते, ऐसा उन्होंने पूछा, बड़े ऑनेस्टली पूछा उसने। तो उसने बोला, प्रीस्ट ने बोला कि एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, तुम थोड़ा मेडिटेशन करो, तुम थोड़ा अपने अंतरात्मा में झांको। ठीक है, फिर जब मुझे 2-3 महीने बाद मिलोगे तो मैं भगवान से तुमको मिलने दूंगा, ऐसा बोलकर चले गए।
तो इसने उस एडवाइस को बहुत सीरियसली ले लिया, बहुत अच्छे से उपासना की, भगवान का ध्यान किया, मेडिटेशन किया वगैरह वगैरह। 2-3 महीने बाद ऐसे ही फिर से प्रीस्ट मिल गए। तो प्रीस्ट ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम आए नहीं वापस, कि तुमको चर्च में आना है, भगवान से मिलना है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे भगवान तो मिले, तो मैं आया नहीं। भगवान मिल गए मुझे, बाहर ही मिल गए। अच्छा, बाहर ही मिल गए, तो क्या बोला भगवान ने? तो मैंने भगवान से पूछा कि अ, मुझे इस चर्च में जाना है। तो भगवान ने पूछा, किसके लिए जाना है? तो बोला, आपसे मिलने जाना है। तो भगवान बोले, क्यों? तो बोले कि सिर्फ वाइट्स को ही अलाउड है आपसे मिलना, तो मुझे तो अलाउड नहीं है। तो भगवान बोले, तुम्हें किसने बोला कि मैं इस चर्च के अंदर हूँ? शायद मुझे भी अभी तक अलाउड नहीं है। इन इंसानों ने इस तरीके का एक एक ढांचा बना के रखा है, जहां पे ये खुद ही डिसाइड करते हैं कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। तो मेरा तो डिसीजन है ही नहीं, मैं तो वहां का कंट्रोलर हूं ही नहीं। भाई, जो कंट्रोलर है वो डिसाइड करेगा ना कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जब डिसीजन ही मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कहां से वहां अंदर जा पाऊं? इसका मतलब मुझे भी अलाउड नहीं है। तो दैट इज वन थिंग विच वाज देयर। सो बहुत ये वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कलर को लेकर था। whites were allowed to travel in buses, whites were allowed to travel or use public transport, restaurants वगैरह। blacks were not allowed there, even in places of worship like churches, the blacks were not allowed, could not visit the churches where the whites worship. Amenities like bus, hotels, schools, cinema halls, washrooms, hospitals, etc. were separate. Blacks के लिए separate, whites के लिए separate. Could not form associations or protest against this discrimination. आप कोई एसोसिएशन बनाकर इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा रूल था। दैट वाज द रूल ऑफ देयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, ये भाई साहब पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन था, और इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत तरीकों से आवाज उठाया। ठीक है, और इनके लीडर बने नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे यहाँ पे गांधी हैं, वैसे उनके लीडर थे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला ने 1-2 साल नहीं, 27 साल प्रिजन में बिताया है। ठीक है, इस अपार्थेड को लेकर वो लड़े, और बहुत तीव्रता से लड़े, जिनके वजह से उनको, मतलब व्हाइट्स ने देखा कि ये थ्रेट है, जैसे ये बाहर आएंगे फिर से ब्लैक्स यूनाइट हो जाएंगे। जैसे वो बाहर आए, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बट नेल्सन मंडेला वाज द वन हु हैड एक्चुअली convinced these people to fight against the torture that was happening to them. ठीक है, न्यूयॉर्क वेलकम्स नेल्सन मंडेला विद एएनसी, फ्री साउथ अफ्रीका, फ्री साउथ अफ्रीका, फ्री साउथ अफ्रीका। इस तरह से भाई साहब अबॉलिश अपार्थेड। और साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए सिर्फ ब्लैक्स ही नहीं, कुछ व्हाइट्स भी लड़े, जो सेंसिबल लोग थे। ठीक है, वो व्हाइट्स भी लड़े इस अपार्थेड के अगेंस्ट। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी था, was the umbrella against that led the struggle with protest and strikes. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization, ये umbrella organization था that led the struggle with protest and strikes. तो इन्होंने भाई साहब स्ट्रगल को लीड किया with protest and strikes. ANC was supported by workers union, colored people, Indians and others. तो ANC को इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, वर्कर्स यूनियन, कलर्ड पीपल, इंडियंस एंड अदर्स, सब लोगों ने भाई साहब ANC को सपोर्ट किया। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। तो नेल्सन मंडेला के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ही वाज द चैंपियन ऑफ अपार्थेड। उन्होंने इस कॉज को सबसे ज्यादा फाइट किया। ठीक है, joined ANC, that is African National Congress, as an activist, organized campaigns against apartheid. तो इन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट में बहुत सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए। चार्ज विथ ट्रीजन, इन पे गवर्नमेंट ने धोखेबाजी का चार्ज लगा दिया, ट्रीजन का। ठीक है, सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया। उम्र कैद जो होती है वो मर्डर करने पे मिलता है लोगों को जनरली, और इनको इतना ग्रीवियस क्राइम के लिए, मतलब ट्रीजन के लिए इनको उम्र कैद की सजा मिली। ठीक है, सेंट टू प्रिजन इन रॉबिन आइलैंड्स, तो रॉबिन आइलैंड्स में इनको प्रिजन में भेज दिया गया, और 1-2 साल नहीं, 27 साल तक। ठीक है, so he was sentenced to prison. Nelson Mandela was released from prison after 28 years in the year 1990. आपके जीवन के 28 साल चले गए। आप सोचिए, अगर आप 25 के हैं और 28 साल आपके जेल में चले गए, कोई क्राइम नहीं किया है आपने, ठीक है, तो आप 53 इयर्स में भाई साहब निकल रहे हैं, क्या ही बाकी रहेगा आपके जीवन में। ठीक है, आप समझिए इस चीज को कि उनको जब जेल भेजा गया तो he had spent 28 years of his life in the prison, and that's a huge amount of time. कुछ मर्डर नहीं, कुछ क्राइम नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए इस वजह से। ठीक है, सो
Nelson Mandela was released from prison 28 years in the year 1990. On 26th of April 1994, South Africa was declared a democracy and the national flag was unfurled. तो ये भाई साहब साउथ अफ्रीका को तभी डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर किया गया और ये आपका फ्लैग उनका अनफर्ल हुआ, ठीक है। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड between 26 to 29th of April 1994 and citizens of all races voted. तो पहली बार साउथ अफ्रीका में प्रॉपर इलेक्शंस हुए और लोगों ने वोट किया। ANC, that is African National Congress, won the elections and Nelson Mandela was elected as the president. और नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। बनता ही है उनका भाई साहब, क्योंकि उन्होंने नेशन के लिए 28 साल तक जेल में बिता दिए, ठीक है। सो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका, ठीक है। Who was the prominent leader and anti-apartheid activist who spent 27 years in prison and later became South Africa's first black president? So that was Nelson Mandela. यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मोहनदास गांधी, हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने भी अपनी इनिशियल ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका से ही ली थी। वहां पे वो एक लॉयर के हिसाब से काम करते थे एंड ही टुक अप द कॉज ऑफ अपार्थेड आउट देयर, ठीक है। वापस जब इंडिया में आए तो इन्होंने इंडियंस का कॉज लिया, ठीक है। What term describes the official policy of racial segregation and discrimination that was implemented in South Africa from 1948 to 1994? इसको हम क्या बोलते हैं? अपार्थेड। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर एंड रेस, दिस वाज नोन एज अपार्थेड। ये 1994 तक चला, ठीक है। 1948 से 1994 तक। Black leaders appealed to fellow black members to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. देखो, जब आप पावर में आते हैं, चलिए ब्लैक लोग पावर में आ गए, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो गई, तो आप यही बोलेंगे ना कि यार इनके साथ जो हुआ है, इनके साथ जो हुआ है उस टॉर्चर को हम बदला लेंगे। तो इन्होंने बोला कि देखो अभी ये सब बदला वाला लेने की जरूरत नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण तरीके से एक एक देश को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड लेट्स रीस्टैब्लिश आवरसेल्फ। अगर हम अभी बदला लेने जाएंगे उनके साथ तो फिर से मारामारी होगी, फिर से अफला तफली होगी, फिर से पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी 1994 के बाद इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी आ गई और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल सी दैट no apartheid related crimes are committed, but let's not just forget and forget what has happened, ठीक है। तो ये black leaders ने appeal to the fellow black members to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. ANC wanted to build a nation based on equality of all races and gender. ANC क्या करना चाहता था भाई साहब? एक ऐसा नेशन हो जहां पे सारे रेसेस और जेंडर में इक्वालिटी हो। अरे The blacks and the whites sat together to set up a new constitution. The constitution was adopted on the 18th of December 1996 and came into effect on the 4th of February 1997. So 4th of February 1997 में constitution came into effect. ठीक है, this one.
The blacks and whites sat together to set up a new constitution. The constitution was adopted on the 18th of December 1996 and came into effect on the 4th of February 1997. इसमें ये impact में आ गया, ठीक है? Okay. South Africa was a victim of racial discrimination until 1994. ठीक है? Okay. Seen as a model of democracy by the rest of the world. तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि एक ऐसा कंट्री जिसमें सालों साल तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ब्लैक्स पे टॉर्चर हुआ, वो अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकती है तो बाकी सारे कंट्रीज तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज द रीजन इट वाज कंसीडर्ड एज द रोल मॉडल. हाउ वाज द चेंज पॉसिबल? डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर. क्यों ये चेंज हुआ? क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर हम साथ काम करेंगे तो इस चेंज को ला सकते हैं, और वाकई में उन्होंने लाया, ठीक है? ट्रांसफॉर्म देयर बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू अ पॉजिटिव वन. जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके एक शांतिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया, ठीक है? सो द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी इज बिकॉज in spite of the huge struggle, in spite of the huge discrimination and torture that the blacks were exposed to, still they were able to fight together and re-establish democracy and establish a peaceful nation. Okay? Compromise between the blacks and the whites. The whites and the blacks were planning to live together as equals in South Africa. तो अभी धीरे धीरे ये इक्वल हो गए. However, they both could not trust each other and had their fears, so they wanted to safeguard their interests. अभी देखो, इतने सालों से टॉर्चर हुआ है और इतने सालों से लोगों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा है, तो एक आ ही जाता है इनसिक्योरिटी, ठीक है? देयर इज ऑलरेडी एन इनसिक्योरिटी. तो आपका ब्लैक्स का व्हाइट्स के लिए और व्हाइट्स का ब्लैक्स के लिए इनसिक्योरिटी था. पहली तो बात यह है कि ब्लैक्स को बहुत सालों से टॉर्चर किया गया है, तो इनकी इनसिक्योरिटी व्हाइट्स के लिए थी, ये कभी भी हमको फिर से टॉर्चर कर सकते हैं. और व्हाइट्स को क्या डर था कि अभी क्योंकि ये ब्लैक्स पावर में आ गए हैं, सो दे विल नाउ टेक द रिवेंज ऑन अस. तो इसीलिए एक इनसिक्योरिटी समाज में थी, ठीक है? द ब्लैक्स वांटेड प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड द व्हाइट माइनॉरिटीज वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस. तो ब्लैक्स को अभी मेजॉरिटी रूल चाहिए था और व्हाइट्स जो थे वो अपने माइनॉरिटी में थे, तो फिर भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो. द व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड 1% 1 वोट. तो व्हाइट ने एग्री किया कि हाँ भाई, मेजॉरिटी रूल ही एग्जिस्ट करना चाहिए. मेजॉरिटी रूल मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर वेर ब्लैक्स. सो द व्हाइट्स एग्रीड, हाँ ये सही है कि आपका ही रूल होना चाहिए, लेकिन हमको कोई तकलीफ ना हो. ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल विल नॉट बी एब्सोल्यूट एंड माइनॉरिटी व्हाइट्स विल स्टिल हैव देयर प्रॉपर्टी राइट्स. तो जो भी प्रॉपर्टी राइट्स है या प्लेस राइट्स है वो रहेंगे, हम आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं करेंगे. तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ. But did they actually trust each other? What if their trust was again broken? To build and maintain trust, solution क्या था? Written rules and regulations और agreement for all. तो सिर्फ वर्बली हम चीजों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं. आगे चलकर फिर से कोई तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा हो, आगे चलकर फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं, इसीलिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, ठीक है? और यही एग्रीमेंट बना उनका कॉन्स्टिट्यूशन. इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. जब हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खराब हो जाते हैं तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जनरली, ठीक है? आप कोई गेम खेलने गए, हर बात पे लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप नए रूल्स सेट करोगे ना कि बेईमानी ना हो, ठीक है? अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो. और इसी तरह से सारे गेम्स सेटअप होते हैं. ऑल द गेम्स जो भी रूल्स होते हैं वो बहुत सालों से खेले जा रहे हैं. इसके बाद वो जैसे हमारे टाइम पे जब हम आपकी उम्र के थे तो क्रिकेट में थर्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट नहीं था. एक एम्पायर भाई साहब इधर खड़ा है, एक एम्पायर उधर खड़ा है, वो रन आउट देखेगा और ये आपका बोल्ड एलबीडब्ल्यू वगैरह देखेगा, ठीक है? सिंपल. इसने उंगली उठा दी तो आउट है भाई साहब, आप अपील नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट. थर्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं और काफी सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हुए हैं, तो इसीलिए थर्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट आया भाई साहब, ठीक है? थर्ड एम्पायर वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? आज की तारीख में थर्ड एम्पायर तो आउट को भी नॉट आउट दे सकता है आफ्टर चेकिंग वेदर नो बॉल वाज देयर और नॉट, ठीक है? तो ये सारे रूल्स धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से आपके रूल्स और एग्रीमेंट बनाए गए ताकि एक दूसरे पे हम विवाद ना खड़ा करें. कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम बुक ऑफ लॉ, इसी से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज द सुप्रीम बुक ऑफ लॉ. ये ऐसा लॉ बुक है जिसपे पूरा नेशन चलेगा. द एंटायर नेशन वुड वर्क ऑन दिस. सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है
कंट्री इस पे गवर्न होती है, द एंटायर कंट्री इज गवर्नड ऑन दिस। राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इस पे क्या होते हैं, सिटीजन्स के राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट एंड हाउ टू गवर्न, तो ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, किस तरह से गवर्नेंस होनी चाहिए। हाउ लीडर्स आर चोजन, कैसे लीडर्स चूज होते हैं। नो गवर्नमेंट विल चेंज द रूल्स, कोई भी गवर्नमेंट आकर फटाफट से रूल चेंज नहीं करेगी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, नेट एक रूल बुक है ऑन विच द एंटायर कंट्री रन्स, ठीक है। ये सब आपका भाई साहब संविधान। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स लिविंग इन द टेरिटरी, तो सिटीजन्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान डिसाइड करेगा। सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट किन चीजों को कंट्रोल करेगा और सिटीजन्स किन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जितने स्ट्रांगली एनफोर्स होता है उतनी ही ज्यादा लोगों का देश के व्यवस्था पे भरोसा होता है, ठीक है। कल वो कोई भी उठ के आ गया और हमको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गाली देकर चला जाएगा या हमारी तौहीन करके चला जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो उस देश में लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, है ना। सो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को जितनी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाता है उस देश में लोग उतना ही भरोसा सिस्टम पे जता सकते हैं, ठीक है। वरना तो सब इनसिक्योर हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। इट लेज डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर्स ले डाउन करता है। इट लेज डाउन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रूल बुक, रूल बुक अगर सही सही इंप्लीमेंट होगा तो ही सही समाज का निर्माण हो पाएगा, ठीक है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। अभी देखो यहाँ पे 10th का एक चैप्टर है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे है। उस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या रेगुलर इलेक्शंस होने के बावजूद भी वहां पे सही तरीके से चीजें नहीं चल रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना है, चाइना में एक ही पार्टी है, ठीक है। तो आपका चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, ये वाला जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो है वो क्या करेगा भाई साहब, आपका वही इलेक्शंस कराता है, वो भाई साहब पार्टीज के कैंडिडेट्स को डिसाइड करेगा और वही इलेक्शंस कराता है। कहने को तो इलेक्शंस हो रहे हैं, कहने को तो लोगों के पास चॉइस है वोट करने की, लेकिन चॉइस किसको है, एक ही पार्टी को करने की। सिर्फ लीडर्स चुन सकते हैं आप, पार्टी नहीं चुन सकते, ठीक है। ऐसा है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप तो है, लेकिन क्या वाकई में डेमोक्रेसी है, नहीं है, ठीक है। सो ये वाकई में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कल देखा बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहां पे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस हो रहा है, ऐसा लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसी में काफी सारे झोल झपाटे हैं, ठीक है। तो फ्री डेमोक्रेसी नहीं है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितने भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि आप जब किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको डायरी या एल्मेनेक तो मिलने ही वाली है, वो रूल बुक है एक्चुअली, ठीक है। आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना है, आप भाई साहब कॉलर ऊपर ऊपर लगा के भाई साहब स्कूल नहीं जा सकते, है ना। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू हैव टू मेंटेन। च्युइंगम चबाते हुए आप भाई साहब एकदम से क्लास में घुसेंगे तो उसे लात भी पड़ेगी, है ना। सो यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट आप बोलेंगे वैसे कहाँ लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, मैं डायरी में लिखा है भाई साहब, ये डायरी है तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट, ये तुमको दिया गया है, इस डायरी में कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है। अगर आप एब्सेंट है तो आपको सूचित करना बनता है, अगर आप भाई साहब स्कूल आ रहे हैं एक आपको प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना बनता है, आप भाई साहब ऐसे ही भाई साहब कुछ भी करके नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं दे विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपके मीनार में वैसे काफी नियम है ना, काफी नियम है ना। नेल पॉलिश लगाकर जा सकती हैं आप, नहीं जा सकती, तो ये सब नियम है ना भाई साहब, आपको नियम मानना पड़ेगा। आप जब तक आप अपने घर में क्या कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप स्कूल में आते हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही किसी कंट्री में भी आपको एक मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट, किसी को भी अरे गहरे नत्थु गहरे को आपने पकड़ के गाली दे दिया, उसकी जात पे कुछ बोल दिया, उसके धर्म पे कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो दैट इज अ वायलेशन। पीपल ऑफ इंडिया वेर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। अभी हम इंडिया पे आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, सब्जेक्ट्स थे हम, सब्जेक्ट्स मतलब
मोहरे मतलब जिनसे काम करवाया जाए बस। जो अंग्रेज लोग आए थे वो हमको ऐसे ही देखते थे, अरे ये सब काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम इन पे रूल करने आए। तो हमारा वैसा ट्रांजिशन हुआ सब्जेक्ट से सिटीजन्स में, ठीक है। रिलीजियस डिफरेंसेस लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो रिलीजियस डिफरेंसेस थे हमारे, और स्वाधीनता के संग्राम में उतने लोग नहीं मरे थे जितने लोग इस पार्टीशन में मरे, ठीक है। देश के इस भाग से उस भाग जाने में और उस भाग से इस भाग आने में कत्लेआम हुआ, लोगों की फैमिलीज चली गई, ठीक है। कौन किधर चला गया कुछ हिसाब भी नहीं है। आपने वो मूवी देखी है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, उसमें थोड़ा सा आपको हिंट दिखेगा कि कैसे एक पूरे फैमिली को खत्म कर दिया गया। और ऐसे सिर्फ उनका ही फैमिली नहीं था, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे धनाधन आकर लोग कत्लेआम कर रहे थे, ठीक है, लाशों के पहाड़ जलाए जा रहे थे। तो दैट वाज अ ह्यूज मैसेकर। ये ट्रेन आप देख रहे हैं भाई साहब, ऐसे ट्रेन जितने भी आते थे लद लद के आ रहे थे, लोग भाई साहब ऊपर नीचे भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि जान का खतरा है, ठीक है। ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जान के खतरे को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें आप देखोगे एक कैंप हुआ, जैसे चेंबूर कैंप बोलते हैं, ठीक है। चेंबूर कैंप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर आकर लोग बस गए थे, वहां पे आकर ही, मतलब उस कैंप पे जो इंडियंस हिंदूज थे वो पाकिस्तान से यहाँ पे आकर कहाँ रहेंगे भाई साहब, घर नहीं है कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उनको कैंप्स अलॉट कर दिए थे, इन कैंप्स में वो रह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने धंधा बनाया या अपना कामकाज देखा, फिर धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गॉट स्टैब्लिश्ड। पार्टीशन वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ये बहुत ही दर्दनाक था, ठीक है। कभी एक बुक अगर आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली दिस बुक वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह, और खुशवंत सिंह ने उसमें उस बुक में बहुत सारे फोटोज भी डाले हैं जो लगभग इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। उन फोटोज में बहुत दर्दनाक डिस्क्रिप्शन है पार्टीशन का, किस तरह से लोग मर रहे थे, कैसे लाशों के पहाड़ जलाए जा रहे थे, वो सब फोटोज हैं, ठीक है। और इंसिडेंट्स भी हैं। तो एक्चुअली दो जगह पार्टीशन हुआ था, एक तो हो रहा था भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का इस तरफ, और एक हो रहा था भाई साहब बांग्लादेश और इंडिया का। बांग्लादेश उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, दैट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बेशक कैसा था, यहाँ पे एक कंट्री थी और यहाँ पे एक कंट्री था, बीच में इंडिया था। बाद में हमने इसको मदद किया और एक दूसरी कंट्री बन गई जिसका नाम था बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश एज अ कंट्री वाज फॉर्म्ड ड्यू टू इंडिया, इंडिया ने हेल्प किया था, ठीक है, और यही खुन्नस उनको अभी तक है, ओके। खैर, so partition was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. People were killed and they had to leave their home and relatives. British left to the rulers of the princely states to decide what they want to. Britishers बहुत आग लगा कर गए थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको बोल दिया भाई साहब आपको जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ। अभी जैसे समझ लो ये इंडिया है भाई साहब, ये इंडिया में नवाब ऑफ हैदराबाद ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो पाकिस्तान का पार्ट हूंगा, ये नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है। वो कहां से भाई साहब पाकिस्तान के पार्ट होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, उन्होंने बोला नहीं मेरे को इंडिया का ही पार्ट होना है, लेकिन उनके लोग बोल रहे हैं नहीं हमको पाकिस्तान का पार्ट होना है। ऐसे बहुत सारे कम से कम 400 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इन सबका अपना अपना रवैया था। ये सब लोग अपना अपना भाई हम यहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, हम इंडिया जाएंगे, ऐसा चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे लीडर्स के साथ बात करके नेगोशिएट करके इसको फ्यूज किया, क्योंकि जब तक ये इंडिपेंडेंट लीडर्स रहेंगे तब तक ये इंडिया का पार्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये रायता हमने साफ किया। आधे मोमेडेंस इंडिया में क्यों रह गए, इंडिया ने कि कभी भी मोमेडेंस को भगाया नहीं, ठीक है। लेकिन मोमेडेंस ने जितने भी लोग थे उन्होंने फील किया कि चलो पाकिस्तान में मोमेडेंस ज्यादा होंगे, तो इसलिए वो उधर गए। वहां पे जो हिंदूज थे उन्होंने फील किया कि यार हम यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे, तो इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि अभी विभाजन हो रहा है। ये बोलना सुनना कहना आसान है, लेकिन फील करना बहुत मुश्किल है, और इस दुख को फील करना भी बहुत मुश्किल है। आप आज की तारीख में अपने मम्मी पापा के साथ हैं, कल जब आप नौकरी चाकरी के लिए बाहर जाएंगे, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर जाएंगे, देन यू विल फील दिस थिंग। आप जिस गांव में जिस जगह पे आप जिस दोस्तों के बीच बड़े हुए, वो सब कुछ छूट गया एक एक सेकंड में, है ना। यू आर कंप्लीटली रिलोकेटेड,
आपके मम्मी पापा के अंदर ये दर्द है, आप शायद फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दर्द उनके अंदर है। वो रिलोकेट हुए हैं भाई साहब, उनसे कभी ऐसे ही चैन से कभी वो चाय वाय पीते रहेंगे तो पूछ लेना गांव की याद आती है क्या, या कैन यू रिकनेक्ट। ये आप बिछड़ गए हैं। अभी नौकरी चाकरी के हिसाब से आपको शहरी सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए आपको शहर में रिलोकेट होना पड़ा है, लेकिन अस्तित्व तो यही है, सच्चाई तो यही है कि वहां पे आप पहले बड़े थे, लेकिन आपको उखाड़ के फेंक दिया गया है इधर। ये दुख सबको है, ये तो एक दुख है, लेकिन इस दुख का कॉम्पनसेशन क्या है कि भाई फैमिली है, फैमिली को अच्छा पढ़ाना है, फैमिली को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देना है, बच्चों की भविष्य का मामला है, तो हम रिलोकेट हुए हैं। तो ये एक कॉम्पनसेशन है। लेकिन यहाँ पे लोगों का आप सोचिए, क्योंकि आप हिंदू हैं तो आपको उधर जाना पड़ेगा, उस जमीन पे जहां पे आप खेती बाड़ी कर रहे थे, उन लोगों के साथ जहां पे आप मिलजुल कर रहे थे, अचानक से सब कुछ छिन गया आपका। लोग मर गए आपके आजू बाजू, कत्लेआम हो गया। आप सोचिए क्या दहशत में होंगे लोग। ठीक है, यहाँ पे फैमिली क्या अपने आप को बचाएं, जमीन बचाएं, क्या बचाएं। ठीक है, सिर्फ देश का विभाजन हुआ इसलिए हमको इधर से इधर आना पड़ रहा है। तो इट वॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। आप जितना भी इसको कंपेयर कर लो, ये ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है। इस दुख को जिन लोगों ने झेला है उन लोगों ने झेला है, बट एक बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, बहुत बड़ा दुख है इसलिए क्योंकि एक दिन में आपको सब कुछ छोड़ना पड़ा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं ले पाया। ठीक है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव टू टेक द कंसेंसस फ्रॉम पीपल रिगार्डिंग हाउ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। ठीक है, क्यों कंसेंसस नहीं लेना पड़ा? जब आप जले हुए होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। ठीक है, जो गर्म दूध से जिसकी जबान जल गई हो ना, तो वो छाछ को भी ऐसे करके पिएगा, क्योंकि वो जल चुका है। हमारे इंडिया में इतना बड़ा दहशत हुआ है पार्टीशन को लेकर, और पार्टीशन के पहले भी हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इतनी बुरी तरीके से वायलेट हुए थे कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने देखा है इतना रायता फैला है और इतने लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है कि टप 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 पॉइंट्स उनके दिमाग में आ गए। कहां से कौन सा पॉइंट वायलेट हुआ है वो दिख रहा था उनको, पूरा भारत जल रहा है ये उनको दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सोच विचार कर हम पॉइंट्स लाएंगे, ऐसा सीन ही नहीं था, दिख रहा है सामने कैसे वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो किसी और से परामर्श या कंसल्टेशन करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हमारे सामने आंखों देखे जो चीजें हुई हैं उसके एक्सपीरियंस से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारे रियल एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, नॉट बिकॉज समबडी हैज सजेस्टेड दिस। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे समाज में लोग खून के प्यासे कब हो जाते हैं। ठीक है, लोग धर्म के लिए कब तलवार निकाल लेंगे, ये हमने देखा है। और लोग बड़ी निर्दयता से एक दूसरे को मार रहे काट रहे हैं, ये हमने देखा। और इसीलिए जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो देख रहे हैं कि ये नियमित रूप से उल्लंघन हो रहा है। থ্যাংক ইউ। মনে হচ্ছে না, মানে একটু কম। আর এটা এই হলুদ কেন হয়ে গেছে? হলুদ কেন? এটা কি জন্ডিস হয়ে গেছে কি? দেখো কত হলুদ, হলুদ দিয়ে মেজেছে নাকি? আমি কালকেও तो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनके लिए कोई बड़ी बात, मतलब बड़ी बात तो थी ऑब्वियसली, लेकिन किसी दूसरे का सुझाव लेकर नहीं बनाया। अपने आपस में ही उन्होंने इतनी घटनाएं देख चुके थे, इतना खून खराबा हम देख चुके थे, और इतने राइट्स का वायलेशन हम देख चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे लिए आसान हो गया। रूल बुक बनाना हमारे लिए, इतना रूल्स का वायलेशन हम देख चुके थे कि रूल बुक बनाना आसान हो गया। जैसे जब से आप क्रिकेट खेलते आ रहे थे, जब से भी क्रिकेट का गेम चालू हुआ था, तब से तो थर्ड एम्पायर था नहीं, लेकिन इतनी बार हमने देखा कि वायलेशन हुआ है तो हमको थर्ड एम्पायर रखना पड़ा। ठीक है, तो यह यहाँ पे वही। ठीक है, मच ऑफ दिस कंसेंसस इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही लोगों के अंदर वैसा भी ये कंसेंसस इवॉल्व हुआ कि हमको ये सब, जब हम अपना राष्ट्र बनाएंगे तो हमको ये सब झमेला नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये सब पहले ही रूल बुक में मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके।
There were sharp differences of opinion about the path India should take after independence. तो differences थे भाई साहब opinion में कि किस path में India चले. Such difference exists even today. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. आज भी differences हैं. देखिए differences होने चाहिए. किसी चीज को लेकर differences होने चाहिए. आप एक तरीके से सोचेंगे, मैं एक तरीके से सोचूंगा. ठीक है, हम दोनों उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, विच इज ओके, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस. हम एक दूसरे के ओपिनियन को दबाने में ना लगे, क्योंकि आप किसी पहलू के जितने ओपिनियंस को कंसिडर करेंगे वो पहलू उतना ही फिल्टर होकर आएगा. ठीक है, जैसे समझ लो कोई बिल्डिंग बनाना है. ठीक है, अभी बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग मैं देख रहा हूं कि भाई साहब चलिए मैं बिल्डर हूं, मैं पैसे जुगाड़ करता हूं, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाता हूं. ठीक है, मैं सिर्फ इसी एस्पेक्ट को देख रहा हूं. अभी समझ लीजिए मैंने आदित्य को ऐसा पार्टनर रखा, तो आदित्य क्या देख रहा है कि यार ये बिल्डिंग जिस लोकेशन पे बन रहा है वहां पे लोग रहने नहीं आएंगे. ठीक है, हमारे बिल्डिंग बिकने में हम भाई साहब बुढ़े हो जाएंगे, बिल्डिंग बिकेगा ही नहीं, फ्लैट्स नहीं बिकेंगे, हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, ऐसा वो देख रहा है. तो मेरे साथ उसका डिसएग्रीमेंट हो रहा है. इधर भाई साहब मैंने लेबरर्स बुला लिए, इधर भाई साहब मैंने सीमेंट वेमेंट मंगा लिया, अभी बिल्डिंग काम चालू करने का सोच रहा हूं मैं, और ये बोल रहा है कि यार तू जिस जिस जगह पे बिल्डिंग तुम बनाने जा रहे हो बिकेगा ही नहीं, इससे अच्छा कहीं और जगह देखते हैं ना. तो डिसएग्रीमेंट हो गया. लेकिन अगर मैं उसको पूरा पूरा भागो भाई साहब मैं नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो व्हाट विल हैपन, आई विल बी एट अ ह्यूज रिस्क. लेकिन अगर मैं उसका सुनूं, हो सकता है मेरे काम में थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन फ्लैट सेलिंग में मेरे को डिले नहीं होगा, पैसा वापस आने में मेरे को डिले नहीं होगा. समझ में आ रहा है ये? तो व्हेनेवर आप किसी एस्पेक्ट में जब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो हर एक का एक अलग विचार होता है. उस विचार को हमें खंडन नहीं करना है, उस विचार को लेकर चलना है, और मतलब सारे विचारों को लेकर चलना है ताकि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ सके. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो सच डिफरेंसेस आज भी डिफरेंसेस हैं. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो इंडिया में इंडियंस के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है. डिफरेंसेस आर एग्जिस्टिंग इवन टुडे एंड दे शुड एग्जिस्ट, दे शुड एग्जिस्ट. डिसएग्रीमेंट्स या डिफरेंसेस एग्जिस्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज को देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग होता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन मेरा ही नजरिया सही है ये गलत है, उनका नजरिया गलत है ये गलत है. ठीक है, ओके. Nehru Report 1928. Motilal Nehru was actually the father of Jawaharlal Nehru, and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो 8 और कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट बनाया. ड्राफ्ट मतलब समझते हैं एक रफ तरीके का कि इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा. फ्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट. नो स्टेट रिलीजन, कोई भी इंडिया का नेशनल रिलीजन नहीं होगा, आज भी नहीं है. कोई भी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा, आज भी नहीं है. ठीक है, इंडिया डजंट हैव अ नेशनल रिलीजन, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा. स्टेट रिलीजन मतलब यहाँ पे नेशनल रिलीजन. ठीक है, हम सारे रिलीजन्स को एकोमोडेट करेंगे. इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन. ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. तो हमारे अलग अलग कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइमरी कोर्ट है, इनका डिसीजन फाइनल है. नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए. ठीक है, अभी इसको चेंज कर दिया गया. ठीक है, देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है, देयर ओके. कराची सेशन हुआ. कराची उस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं था, इंडिया में था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था. ठीक है, तो वहां पे भाई साहब एक सेशन हुआ, कराची सेशन 1931. चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. तो क्या क्या चेंजेस लाए गए? तो पहला जो नेहरू ने बनाया था, मोतीलाल नेहरू ने, उस पर क्या क्या चेंजेस लाए गए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? एनीबडी हु हैज अटेन्ड 18 years of age would have the eligibility for voting. ठीक है, उस टाइम पे 21 years था. ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये हो गया. एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, बिफोर लॉ इक्वालिटी. ये सब भाई साहब आपके कराची सेशन में डिसाइड हुआ. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल voting rights were given only to few people which resulted in weak legislatures. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे भाई साहब वोटिंग राइट्स जो थे वो कुछ ही लोगों को दिए गए थे, which resulted in weak legislatures. तो वीक लेजिस्लेचर्स होने लगे. ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वोटिंग राइट्स were given to only to few people.
बड़े लोगों को, जो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनको ही दिए गए थे, ठीक है। इंडियन प्रोविजनल इलेक्शंस हैपेंड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1937 व्हिच वेर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो ये फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थे, दीज वेर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है। इंडियन प्रोविजनल इलेक्शंस 1937, however Indians gained a lot of experience working in the legislative institutions which helped in setting up its own institutions like legislature, executive and judiciary and working for them। लेकिन प्रोविजनल इलेक्शंस जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अपने अंडर कंडक्ट करवा रहे थे, उससे इंडियंस को काफी एक्सपोजर मिला कि कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, कैसे हमको मिलके रहना चाहिए, तो इनको काफी एक्सपीरियंस मिला। तो आइडियाज बोरोड, क्या क्या आइडियाज बोरो हुए? फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फेटर्निटी। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया लिया। यूएसए बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। रशिया से सोशलिज्म एंड जस्टिस। और यहां पर ये सब आइडियाज लेकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया, ठीक है। तो हमने काफी सारे आइडियाज इन सारे कंट्रीज से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, ठीक है, ओके। Which principle of the Indian Constitution emphasizes that all individuals are equal before the law and no one can be discriminated against on the basis of religion, race, caste or gender? Huh? Okay. It was elected, the Constituent Assembly क्या था भाई साहब? What was the Constituent Assembly? It was elected to write the Constitution of India. तो एक Constitution Assembly का निर्माण हुआ और इस Constitution Assembly ने Constitution को लिखा। It was first proposed by M.N. Roy in 1934, became an official demand of the Indian National Congress in 1935. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in 9th of December 1946 in New Delhi. ये पहला मीटिंग भाई साहब हुआ। With India's partition, the Constitution Assembly also got divided. तो इंडिया का पार्टीशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भाई साहब डिवाइड हो गया। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. Its members served as the independent nation's first parliament. तो ये भाई साहब इंडिपेंडेंट नेशन के पहले पार्लियामेंट बने, ठीक है। The Assembly adopted the Constitution on the 26th of November 1949. It came into effect on the 26th of January 1950 और इसीलिए हम इसको as a Republic Day मनाते हैं। To mark this day, we celebrate 26th of January as a Republic Day. प्रेसिडेंट कौन थे भाई साहब? राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। वाइस प्रेसिडेंट वाज एच.सी. मुखर्जी। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अदर मेंबर्स जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, गोपीनाथ गोडोई एंड अदर्स। बहुत सारे और भी मेंबर्स थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी, draft of the constitution was prepared for discussion. Several rounds of discussions took place. More than 2000 amendments were reviewed, ठीक है। जो पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उस पे करीबन 2000 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, ठीक है। द मेंबर्स डिस्कस्ड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। 3 सालों तक अलग अलग मीटिंग्स हुई और इन्होंने फाइनली डिसाइड किया, ठीक है। Reasons to accept the constitution created 70 years ago. It reflected a broad consensus of the citizens and the members. It represented the people of India belonging to different castes, religions and others. The legitimacy of the constitution was never questioned. Legitimacy मतलब legality, इसको कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। It worked in a systematic, consensual and open manner, ठीक है। Indian constitution, एक मिनट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भाई साहब सुप्रीम लॉ बुक है इंडिया का। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, कंट्री इज गवर्न। प्रियम्बल, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपके हर बुक के आगे एक प्रियम्बल रहता है, तो ये ऐसा प्रीफेस होता है। Who served as the chairman of the drafting committee responsible for preparing the first draft of the Indian Constitution? ठीक है। Who was the chairman? B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar। वन पेज स्टेटमेंट, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपके बुक्स में रहता है, देखो, ठीक है। समराइजिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। नेचर ऑफ द स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। These are the natures of the state.
ठीक है, आप ये भाई साहब हर बार प्रियम्बल में देखेंगे। सॉवरेन मतलब क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन मैटर्स एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अपने डिसीजन सब लोग ले सकते हैं। सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Secular, government treats all religions with equal respect. Democratic, government of the people, by the people, for the people. Republic, head of the state is an elected person and not a hereditary king. ठीक है? Objectives of the state: justice, liberty, equality, and fraternity. Fair treatment to all, right with no discrimination, liberty, freedom to express our thoughts, beliefs, and faith. All are equal before the law, no discrimination. ठीक है? Feeling of brotherhood and a sense of belonging to the country. ठीक है? तो ये सब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हैं, जिनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. Any questions you have for this chapter? Okay, that would be it from my end for today.